स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है एडुकेयर एकेडमी बाय मनदीप मैम। मैं आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए पार्ट 5 जो कि होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चंस को बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दंडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली आधारिकता से संबंधित है? तो दोस्तों आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 134 दंडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता से संबंधित है। ये भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी उच्च न्यायालय की दंडिक कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, अंतिम आदेश या दंडादेश की अपील उच्चतम न्यायालय में हो सकती है। और जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर जो हाई कोर्ट होता है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है यानी निचली अदालतों के जो फैसले होते हैं उनके खिलाफ क्या होती है, सुनवाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूचियों में केंद्र और राज्य सरकार के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन निर्धारित किया गया है? तो दोस्तों आंसर है ऑप्शन बी, 7th शेड्यूल्स में यानी 7वीं अनुसूची में किया गया है। शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज द डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, इज लेड। 7वीं अनुसूची यानी शेड्यूल 7th शेड्यूल के तहत जो पावर्स है वो किसके अंदर डिवाइडेड है? यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर डिवाइडेड है। किसकी पावर? लेजिस्लेटिव पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शक्तियों के विभाजन के संदर्भ में संविधान में उल्लेखित 3 अनुसूचियों में से एक नहीं है? 3 लिस्ट बतानी है जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो उसके हिसाब से कौन कौन सी है? संघ सूची बिल्कुल है, राज्य सूची, कंकरेंट लिस्ट, समावर्ती सूची है, कॉमन लिस्ट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्योंकि ऑप्शन डी इसमें पूछा है कि नहीं है, तो सामान्य सूची कुछ नहीं होता ऐसा। ये 3 सूचियां होती हैं, इसके अंदर 100 विषय हैं। राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट में है 59 विषय, समावर्ती सूची में आते हैं 52 विषय। इनमें ऐसे मतलब मेन जो विषय होते हैं वो आ जाते हैं, जैसे रक्षा हो गई, बैंकिंग, विदेशी मामले हो गए, मुद्रा हो गई, बीमा, संचार, केंद्र राज्य व्यापार व जो कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं ये सब इसके अंदर आती हैं संघ सूची में। और राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट में क्या आता है? जैसे पुलिस हो गई, एग्रीकल्चर, जेल की जो स्थानीय शासन होता है, व्यापार आ गया, ठीक है, मार्केट्स आ गई, तो ये सब आता है राज्य सूची में। ऐसे 59 विषय हैं। और आता है समावर्ती सूची में क्या क्या आता है? जैसे आपराधिक कानून की जो प्रक्रियाएं होती है, जैसे कि विवाह, तलाक, दवा, मेडिसिन, शिक्षा, एजुकेशन, ठीक है, वन आ गया, न्याय का प्रशासन आ गया, ये सब क्या आता है? कंकरेंट लिस्ट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्य स्तर पर सरकार का संस्था प्रमुख डैश होता है, तो कौन होता है? राज्य स्तर पर यानी स्टेट लेवल पर तो आप सबको पता है गवर्नर होता है संस्था प्रमुख या द इंस्टीट्यूशन हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नर होता है वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में भी कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र में लोगों की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए डैश सबसे महत्वपूर्ण साधन है, तो क्या है? आंसर इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन से ही जो पीपल डेमोक्रेसी इलेक्शन से ही आएगी, ठीक है ना। तो लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उनको साकार करने के लिए क्या चाहिए होता है डेमोक्रेसी के लिए? इलेक्शंस, ताकि जो पीपल हैं वो अपने हिसाब से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सके। और भाग 15 में आर्टिकल 324 से 329 तक जो निर्वाचन का उपबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग भौगोलिक क्षेत्रों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो लोकसभा के चुनाव के उद्देश्य से विभाजित होते हैं? देखो, वो ज्योग्राफिकल एरियाज बतानी है जो डिवाइड करे जाते हैं किसके पर्पस से? इलेक्शन के पर्पस से, क्योंकि इतना बड़ा हमारा वो है देश है, तो उसमें क्या होता है चुनाव कैसे होते हैं? देश के अनेक क्षेत्रों में
क्षेत्रों को डिवाइड कर लिया जाता है और जो एक क्षेत्र में रहते हैं लोग वो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व चूज करते हैं। इसीलिए लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और जो हर क्षेत्र में चुने जाते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव उनको क्या कहा जाता है, संसद सदस्य कहा जाता है। तो इसलिए आंसर आएगा कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी चुनाव क्षेत्र। और जो इन सीट्स के लिए जो निर्वाचित होते हैं वो जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कहलाते हैं विधायक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से आधार है जिनके आधार पर किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता को अयोग्य ठहराया जा सकता है। डिसक्वालिफाइड वोटर्स कौन हो सकते हैं? जो गैर निवास के आधार हो, जिसका बिल्कुल ठीक है, अगर वो नॉन रेजिडेंस है तो वो वोट नहीं दे सकता। विकृत दिमाग वाला व्यक्ति, हाँ जी, वो भी नहीं दे सकते। एज बिलो 21 ईयर्स, ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्र, त्रावसान और विघटन से संबंधित है? प्रोरोगेशन और डिसॉल्यूशन जो सेशन है ऑफ पार्लियामेंट वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है? तो आंसर है 85। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, आर्टिकल 85। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जिला परिषद के संदर्भ में सही है? देखिए दोस्तों, पंचायती राज की जो सबसे ऊपरी संस्था होती है उसे ही जिला परिषद कहते हैं और ये जिला परिषद ग्राम पंचायतों और पंचायत जो समिति होती है उसकी नीति निर्धारण करते हैं और उनको मार्गदर्शन का काम भी करते हैं उनके लिए। तो देखते हैं, जिला परिषद में ट्यूटोरियल निर्वाचन क्षेत्र में सीधे चुने गए निर्वाचन सदस्य शामिल हैं। ठीक है, ऐसे ही होता है। इनमें जिले के सभी क्षेत्र पंचायतों के विधायक भी शामिल होते हैं। ठीक है, इसका प्राथमिक कार्य ग्राम पंचायतों की गतिविधि की निगरानी करना है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में आज़ादी की घोषणा ने संयुक्त राज्य अमेरिका के कानूनी निर्माण किया? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 1776 को आज़ादी की घोषणा कर दी गई थी और अमेरिका के कानूनी निर्माण किया गया था। ये एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट था जिसके आधार पर जो इंग्लैंड के 13 कॉलोनीज थी जो नॉर्थ अमेरिका में रह रही थी वो 1776 को खुद को इंग्लैंड से अलग उसने घोषणा कर दी थी कि अब हम आपसे अलग हैं इंग्लैंड से, ठीक है ना। और खुद को उन्होंने एज अ स्टेट डिक्लेयर कर दिया था, कॉलोनीज की जगह स्टेट डिक्लेयर कर दिया था। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का जो घोषणा पत्र था वो किसने तैयार किया था? थॉमस जेफरसन ने। आगे बढ़ते हैं। जॉन लॉक द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शास्त्रीय उदारवादी विचारों की एक महत्वपूर्ण सूत्र पुस्तक है? तो दोस्तों आंसर है, जॉन लॉक ने जो बुक लिखी थी वो लिखी थी सेकेंड ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट। ये बुक लिखी गई थी, ये उसके जो उदारवादी विचार थे उसका एक मेन सोर्स था। इस बुक में सारे के सारे जो पॉलिटिकल व्यूज़ हैं वो लिखे गए थे इसमें। और ये 1689 में जॉन लॉक ने सीक्रेटली प्रकाशित करी थी अपने बिना नाम के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस प्रकार का लोकतंत्र विशेष रूप से वैश्वीकरण के विचार से जुड़ा है? ग्लोबलाइजेशन की तरफ कौन सा ऐसा डेमोक्रेसी है जो ग्लोबलाइजेशन की आइडिया की तरफ जाती है? तो आंसर है कॉस्मोपॉलिटिकन डेमोक्रेसी यानी महानगरीय लोकतंत्र। इसमें क्या होता है कि जो भी सिटीजन है वहाँ का वो ज्योग्राफिकल कंडीशन को बिना देखे, उसकी परवाह किए बिना अपनी सरकार के समांतर और स्वतंत्र रूप से जो भी वैश्विक मामले होते हैं उसके प्रतिनिधित्व के मध्य से राजनीतिक भागीदारी का अधिकार उसमें होता है उसको। तो इसीलिए महानगरीय जो लोकतंत्र है वो है आइडिया ग्लोबलाइजेशन को के विचार से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलीविया में पानी के निजीकरण के विरोध का नेतृत्व डैश ने किया, किसने किया था? तो आंसर है
फेडेकोर संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इन्होंने नेतृत्व किया था, रिप्रेजेंट किया था प्रोटेस्ट को। और जो इस संगठन के ऑर्गेनाइजेशन के जो भी मेंबर्स हैं वो कौन कौन थे? इंजीनियर, पर्यावरणविदों और स्थानीय जो पेशेवर थे वो भी इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे। ये जो ऑर्गेनाइजेशन था इनको किसानों, श्रमिकों, मध्य वर्ग के जो छात्र थे और जो सड़कों पर रह रहे थे लोग बेघर, ऐसी आबादी का समर्थन था। और बोलिविया का जो जल युद्ध था वो कहाँ हुआ था? कोचाबम्बा में हुआ था। इसे कोचाबम्बा जल युद्ध भी कहा जाता है। 1959 के लोकतंत्र के नेपाल के शाही संविधान के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? नहीं है बताना है। इसने एक संवैधानिक राजतंत्र के तहत संसदीय प्रणाली की परिकल्पना की। इसने द्विसदनीय विधायिका जैसी प्रतिनिधि संस्थाओं के लिए प्रावधान किए। ये भी ठीक है। बीबी, संविधान के सभी या किसी भाग को निलंबित करने के लिए राजा को आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई थी। ठीक बात है ये। राजा को सेना तथा विदेशी मामलों पर कोई नियंत्रण नहीं दिया गया था। ये गलत है, इसमें पूछा नहीं है, तो इसका आंसर है डी। ऐसा कुछ नहीं था, उनको भी थोड़ा सा कंट्रोल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची से संबंधित है। तो आप सबको पता होगा, ये इजी आंसर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भाषा से संबंधित है 8th शेड्यूल, और इस अनुसूची के अंदर 22 लैंग्वेज शामिल है। और दोस्तों 92वें संविधान संशोधन के अधिनियम के दौरान 4 जो लैंग्वेजेस हैं वो जोड़ी गई थी। 2004 में ये प्रभावी हुआ था। 4 जो लैंग्वेजेस जोड़ने वाला जो अधिनियम था, संशोधन अधिनियम था, इसके अंदर थी बोडो, डोगरी और संथाली। ये जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची में। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि भारत के संविधान द्वारा सलाह दी गई 2 सदनीय सत्रों के बीच का अंतर डैश ये अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए गैप कितना होना चाहिए बिटवीन 2 पार्लियामेंट्री सेशंस, तो होना चाहिए 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। संसद को कम से कम वर्ष में 2 बार मिलना चाहिए ज़रूरी है। और वर्ष में 3 सत्र होते हैं। पहला होता है बजट सत्र जो फेब से मई में होता है। दूसरा होता है मानसून सत्र जो जुलाई टू सितंबर में होता है। तीसरा होता है शीतकालीन सत्र जो नवंबर टू दिसंबर होता है। भारतीय संविधान का डैश कुछ दशाओं में दोनों सदनों के संयुक्त बैठक के बारे में बात करता है। Dash of the Indian Constitution talks about the joint sitting of both houses in certain cases। तो कौन से आर्टिकल के दौरान है ये होता है 108 अनुच्छेद 108 की दोनों सदन की संयुक्त बैठक के बारे में ये बात करता है ये वाला आर्टिकल। किसी विधायक पर गतिरोध की स्थिति में संविधान द्वारा जॉइंट सेशन एक असाधारण व्यवस्था की गई है इसकी, ठीक है। और ये 3 सिचुएशन में बुलाया जा सकता है जॉइंट सेशन। क्या तो विधायक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है। दूसरा, यदि सदन विधायक में किए गए संशोधनों को मानने से असहमत होते हैं। और तीसरा है सदन द्वारा बिना विधायक के पास किए 6 महीने से ज़्यादा का जो टाइम हो जाता है जब, तब होती है ये जॉइंट सेशन। सो इसी के साथ आज की वीडियो एंड होती है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक बने रहें। लाइक एंड सब्सक्राइब एडुकेयर अकेडमी बाय मनदीप मैम। थैंक यू।